आधा क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देना, ओवर कॉन्फिडेंस से उछलने लगना, ओए होए होए बड़ा इजी क्वेश्चन है फट से कर लेंगे। नहीं, तो कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, सवाल तो बड़ा इजी है, ओए होए मजे आ गए, पहला ऑप्शन यही आंसर है। अरे भैया फोर्थ ऑप्शन तो पढ़ लेता, फोर्थ ऑप्शन तो उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। टेस्ट ही तो आपका आईना है। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम तैयारी नहीं हुई, नहीं देंगे टेस्ट। तो सबसे पहली बात, अगर आपको नीट 2025 में अपनी दावेदारी को पक्का करना है तो टेस्ट से डरना छोड़ दो। किताब लेके बैठे, 2 लाइनें पढ़ी, आज मम्मी ने खाना तो अच्छा बनाया है। किताब लेके बैठे, 4 लाइनें पढ़ी, यार इतना सवाल नहीं हो रहे, तो 5 चैप्टर्स बहुत होते हैं, तो खुश मत हो जाना 5 चैप्टर्स हट गए, थोड़ा सिलेबस है। अरे भैया कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। अगर सच में तुम्हारे साथ दिक्कत भी है ना, तो भी तुम्हें उसे ओवरकम करना पड़ेगा बेटा, उसे भी अपने रास्ते में मत आने दो। बुखार हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, लेक्चर अटेंड करेंगे, बैकलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। हेलो बच्चा पाड़ी, दिस इज अर्चना राठी, आपकी अपनी बॉटनी मेंटोर। तो अब आप सब जानते हो कि अब नई पारी शुरू होने वाली है नीट 2025 के लिए, और ये नई पारी शुरू करने से पहले थोड़ी तैयारी तो कर लें, फाइट शुरू होने से पहले ड्रिल तो कर लें। तो आज के इस छोटे से डिस्कशन में बहुत सारे सवाल हैं जो बच्चों के मन में होते हैं। हमें किस तरह का टाइम टेबल बनाना चाहिए, हमें बायोलॉजी में चीज़ें याद नहीं होती हैं, हमें किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, हमें किस तरह से क्वेश्चंस करने चाहिए, इन सारे सवालों का जवाब इस छोटे से डिस्कशन में है। तो यहाँ आज टाइम पास नहीं होगा, इस आज के छोटे से डिस्कशन में आपको पूरे साल की बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ बेटा। अगर वो आपने जी जान लगा के फॉलो कर ली तो नीट में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो बिना टाइम पास करे आ जाओ, फटाफट से देखते हैं कि इस साल बायोलॉजी किस तरह आपको पढ़नी है, ताकि नीट 2025 में आपकी दावेदारी पक्की हो जाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप लेक्चर में बैठते हो तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि हमें पहले थ्योरी कैसे सुननी है ना। बायोलॉजी आप सब जानते हो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें कोई न्यूमेरिकल्स, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, सारी थ्योरी है। तो इस थ्योरी को कैसे डील करना है, सबसे पहली बात तो बच्चे के दिमाग में एक चीज आ जाती है कि बायोलॉजी इज इक्वल टू थ्योरी। कोई लॉजिक नहीं, कोई फॉर्मूलाज नहीं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, तो बोरिंग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी भी इंटरेस्टिंग होती है, थ्योरी भी इंटरेस्टिंग होती है, और कोई भी चीज रट्टा मारने वाली नहीं होती। जिस चीज को आप जबरदस्ती एफर्टफुली याद करोगे वो आपको कभी याद होगी ही नहीं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा कि बायोलॉजी में अपनी थ्योरी को, अपने टीचर की बात को बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। अक्सर बायोलॉजी में बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो सोचते हैं तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड में जाके थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा, और यही ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों को लेकर डूबता है। क्योंकि आप जानते हो बायोलॉजी अकेली 360 नंबर की है, और ये केवल आपको यहाँ काम नहीं आएगी, ये आपको आगे जाके मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगी, और ताउम्र काम आएगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस पे पकड़ अगर ढीली पड़ गई तो डॉक्टर कैसे बनोगे भाई। तो अगर कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस दिमाग में है तो कि बायोलॉजी तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एंड के 2-3 महीने में पढ़ लो हो जाता है, मेन काम तो फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत जरूरी है, लेकिन बेटा बायोलॉजी बहुत जरूरी है, इस पे ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। और ये बात भूल जाओ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो बोरिंग होगा, नींद आएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ इस बैच में पूरे जी जान से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा कि आपको वो इंटरेस्टिंग लगे। तो बेटा अपनी बायोलॉजी में इंटरेस्ट लो, हर एक बात को ध्यान से सुनो। ये मत समझो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो सुनने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेंगे आ जाएगा, नहीं। लेक्चर के अंदर थ्योरी को पूरा कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनो, समझो, उसे एंजॉय करो, और साथ साथ कोशिश करो कि वो क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री को आप समय दे सको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो जितना टाइम आप लेक्चर में हो बेटा वो वेस्ट नहीं करना है, लेक्चर के टाइम को पूरा यूटिलाइज करना है। समझ में आ गया क्या करना है? बिल्कुल अकेले कमरे में बैठना है, हेडफोन ईयरफोन लगा के, बिल्कुल शांति से दिमाग को एकाग्र करके एक एक शब्द टीचर का ध्यान से सुनना है। दिमाग में ये बिल्कुल नहीं लाना है तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पकने वाले हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, और बायोलॉजी के साथ तो आप रिलेट कर पाते हो। तो सबसे पहली बात, अपनी बायोलॉजी को इंजॉय करो, सुनो ध्यान से, और लेक्चर में ही उसे याद कर डालो, ठीक है, ताकि जो टाइम बचे वो फिजिक्स केमिस्ट्री को मिल जाए। राइट, समझ में आ गया बेटा? तो पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी थ्योरी हो जाती है लेक्चर में तो आपको लगता है अब नोट्स कैसे बनाएं। तो बेटा जब
आप टीचर की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो और साथ साथ अपने हाथ से लिखकर नोट्स बना रहे हो, तो वहां ये मानस पटल पे छप जाता है, ये इस दिमाग में छप जाता है। किसी चीज को आप ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसे एंजॉय कर रहे हो और साथ साथ लिख रहे हो, तो बहुत है बेटा इतना। तो आपको लेक्चर के बीच में ही अपने नोट्स साथ साथ अपने हाथों से साफ साफ बनाने हैं, क्योंकि आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे। किसी दूसरे के बने हुए नोट्स आपको समझ तो आ जाएंगे पर मजा नहीं आएगा, अपने खुद के नोट्स से ही मजा आता है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि थ्योरी के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। कुछ बच्चे नोट्स बाद में बनाते हैं, उससे आपका आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। सुनो, समझो, साथ साथ लिखो। दिमाग को जितना एक्टिव रखोगे, जितना एंगेज रखोगे, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम अगर नोट्स बनाते हैं तो हम समझ नहीं पाते, हम सिर्फ लिखने में रह जाते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं अगर हम जो है नोट्स नहीं बनाते तो हमारा काम नहीं चलता। तो बेटा बात यह है कि अपने दिमाग को लेक्चर के दौरान इतना एक्टिव, इतना तेज और इतना एंगेज रखो कि वो इधर उधर भागे ही नहीं। आपको लेक्चर में सुनना भी है, समझना भी है, लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ याद भी करना है। अगर आप अपने दिमाग को ऐसे इतना एक्टिव रखोगे ना तो मजाल है आपका दिमाग इधर उधर भाग जाए और बायोलॉजी आपको बोरिंग लगने लगे। तो ये बात गांठ बांध लो, क्लास में साथ साथ साफ सुथरे अपने हाथ के नोट्स बनाने हैं, अपने हिसाब से बनाने हैं और दिमाग को इतना तेज, इतना एक्टिव रखना है, एक साथ इतनी सारी चीजें करनी है, थ्योरी भी सुननी है, समझना भी है, याद भी करना है, लिखना भी है, कि अपने दिमाग को भटकने का, बोर होने का समय मत दो। बाकी अगर कभी ऐसा हो कि आप क्लास में नोट्स नहीं बना पाए हो, तो जब लेक्चर खत्म होता है तो आपको पीडीएफ नोट्स साथ साथ मिल जाते हैं, टीचर के हाथ के बनाए हुए। ठीक है, टीचर के हाथ के बनाए हुए नोट्स आपको मिल जाते हैं। अगर कभी आपसे छूट गए वो बाद में बना सकते हो, पर कोशिश करनी है कि क्लास के लेक्चर के दौरान ही अपने नोट्स बनाओ। चलिए फिर आते हैं, नोट्स भी बन गए मैडम, थ्योरी अच्छे से समझ ली, ध्यान से सुन ली, एंजॉय करके क्लास में याद कर ली, अपने नोट्स भी बना लिए अच्छे से साफ सुथरे। अब बात आती है कि हमने क्या पढ़ा, ये हमें आईना कौन दिखाएगा। हमने थ्योरी तो पढ़ ली, याद कर ली, सुंदर नोट्स भी बना लिए, पर क्या तब तक उसका फायदा है जब तक आपसे सवाल ना हो। नीट में कौन देखने आ रहा है आपने कितनी सुंदर कॉपी मेंटेन करी है भाई, ओए होए होए पोथे बना लिए, इतनी सुंदर हैंडराइटिंग है, कोई नहीं देखने आ रहा। आपको सब कुछ याद है, आपको सारी थ्योरी याद है, लेकिन आप सवाल कर नहीं पा रहे हो, क्या फायदा बेटा, नीट क्लियर नहीं होगा। तो आपका आईना क्या है, आपका आईना है सवाल। सवाल करने से कभी मत डरना, जितने ज्यादा सवाल करोगे उतना आपको समझ में आएगा टॉपिक पे कितनी पकड़ है, क्या आता है क्या नहीं आता। साइंटिफिक भाषा समझ रहे हैं क्या। कई बार हम लेक्चर को एक लेमैन भाषा की तरह समझते हैं, रोजमर्रा की भाषा में हम लेक्चर को समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो सवालों की भाषा होती है, उसमें जो लिखी हुई अंग्रेजी होती है या उसमें लिखी हुई जो साइंटिफिक भाषा होती है, वो थोड़ी जटिल आ जाती है, बच्चा उसे समझ ही नहीं पाता। तो बेटा नीट क्रैक करना एक कला है। ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 18 घंटे पढ़ रहा है, पूरी थ्योरी जो है उसकी रटी हुई है, बड़े सुंदर उसने नोट्स बनाए, गारंटी नहीं है क्लियर ही हो जाता है। कई बार नहीं भी होता। क्यों नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई पक्की कमी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई कमी ना हो तो उस आदमी को सक्सेस ना मिले, हो ही नहीं सकता, नेचर इस चीज को अलाउ ही नहीं करता। जो 100% परफेक्ट है उसे सक्सेस मिलती है। कमी कहाँ रह जाती है, सवाल करने में। बच्चों को सवाल करना ही नहीं आता। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, कई बच्चों को सवाल समझ में नहीं आता, उसमें लिखी हुई साइंटिफिक भाषा समझ में नहीं आती, उसे यह समझ में नहीं आता कि सवाल पूछ क्या रहा है। सबसे पहली बात तो इस पूरे साल में हमें क्वेश्चंस को समझना सीखना है, वो क्या पूछ रहा है। अगर आपको यह समझ में आ जाता है ना बेटा कि सवाल क्या पूछ रहा है, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। फिर उसके बाद सवाल क्या पूछ रहा है समझ में आ गया, अब 4 ऑप्शंस में से आपको सबसे सटीक ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हुए जल्दीबाजी करना, आधा क्वेश्चन पढ़ के छोड़ देना, ओवर कॉन्फिडेंस से उछलने लगना, ओए होए होए बड़ा इजी क्वेश्चन है फट से कर लेंगे। नहीं, अरे भैया जिस मोमेंट तुमने सवाल पढ़ना छोड़ा उसके बाद सवाल का मतलब चेंज हो गया। तो ध्यान रखना है कि सवाल को सिरे से आखिरी तक पढ़ना है बेटा, शुरू से आखिरी शब्द तक पूरा सवाल पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सवाल को आधा पढ़ के नहीं छोड़ना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है किसमें, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होती है सबसे आसान क्वेश्चंस में।
तो पूरे साल क्वेश्चन करना सीखना है, उसे समझना, पूरा पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करना, चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 ऑप्शन देख के उछल जाते हैं, ओए होए होए यही तो आंसर है, लगा देते हैं। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही सवाल आए जिसमें 4 में से 3 ऑप्शन गलत हो और 1 सही हो। कई बार सवाल ऐसा आता है जिसमें चारों सही लगते हैं लेकिन हमें सबसे सही ढूंढ के निकालना होता है। तो कई बच्चे और कॉन्फिडेंस में क्या करते हैं, सवाल तो बड़ा ईजी है, ओए होए मजे आ गए, पहला ऑप्शन यही आंसर है। अरे भैया, 4th ऑप्शन तो पढ़ लेता, 4th ऑप्शन तो उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सवाल ठीक से समझना है, दूसरा पूरा पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और सवाल का जवाब सही देना है। ठीक, तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस कहां से करोगे? क्वेश्चंस आपको लेक्चर के बीच में साथ साथ कराए जाएंगे। सपोज अगर हमने सेल चैप्टर पढ़ा और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो उस छोटे से टॉपिक से रिलेटेड जितने अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब आपको लेक्चर में कराए जाएंगे, साथ साथ कराए जाएंगे, वेट नहीं किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल टॉपिक खत्म हुआ, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड नीट में जो क्वेश्चन आ चुके हैं यानी कि PYQ, अच्छा क्वेश्चन जो मैं अपने खुद के हाथ से बना के लाऊंगी, नीट रिलेटेड क्वेश्चन साथ साथ करेंगे ताकि टॉपिक को आपको साथ साथ समझ में आ जाए। अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और इस टॉपिक को हमें इस तरह पढ़ना और समझना है। तो सबसे पहली बात तो लेक्चर के दौरान ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको होमवर्क में असाइनमेंट भी मिलेगा जो मैं खुद आपको दूंगी। तीसरी चीज, आप जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, वो आपको करना है। तो कितनी चीजें कवर हो गई? मैडम के बनाए हुए क्वेश्चंस, PYQs हो गए, DPPs के क्वेश्चंस हो गए और NCERT बेस्ड क्वेश्चन हो गए, हो गया तैयार। फिर हमारा जो PW का मॉड्यूल है उससे भी हम होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप वो भी कर सकते हो। इतना कर लोगे तो बहुत है बेटा, तो बहुत है। कई बच्चे पगलाए से रहते हैं कि हम यहां से भी कर ले, 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 होता कुछ नहीं है। 75 चीजों को बेमन के करने से, अधूरा करने से एक चीज को कई बार कर लो, ये तो आपने कितनी बार सुनी है, ये स्ट्रैटेजी सबसे कामयाब होती है ना। तो टीचर के क्वेश्चंस जो क्लास में करा रहा है, टीचर जो होमवर्क दे रहा है, टीचर मॉड्यूल से जो होमवर्क दे रहा है, जो PYQs करा रहा है, वो सारे उधेड़ डालो। और जो बेटा टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट्स, अगली स्ट्रैटेजी है टेस्ट्स, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं टेस्ट। टेस्ट ही तो आपका आईना है। कुछ बच्चे कहते हैं मैडम तैयारी नहीं हुई, नहीं देंगे टेस्ट। मैंने अपने 11 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो पूरे साल, बहुत सारे क्या, लगभग आपको जान के हैरानी होगी, लगभग 70% बच्चा ऐसा होता है नीट की तैयारी जो करता है, जो पूरे साल कंसिस्टेंटली टेस्ट नहीं देता है। इसीलिए तो 70 से 80% बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, 10 से 20% बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। टेस्ट देना बेहद बेहद जरूरी है। टेस्ट दे के आपको क्या समझ में आता है? टाइम मैनेजमेंट समझ में आता है। सबसे पहले आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको यह समझ में आता है। किसी बच्चे को फिजिक्स पहले करके उसका पेपर जल्दी हो जाता है, किसी का केमिस्ट्री करके, किसी का बायोलॉजी करके। तो टेस्ट से आपको यह समझना है कि आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। आपको बायोलॉजी पहले करना है, फिजिक्स पहले करना है, केमिस्ट्री पहले करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। सबसे बड़ी बात, घर पे आके तो उसी क्वेश्चन पेपर को पूरी दुनिया सॉल्व कर लेती है, पर एग्जामिनेशन सेंटर में सॉल्व नहीं होता वो पेपर। क्यों नहीं होता? क्योंकि टाइम की कमी होती है। तो आपको लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा कैसे अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, कैसे सवालों को पढ़ना है, जल्दी से जल्दी एफिशिएंटली तरीके से ये सीखना है। तो टेस्ट देने हैं, चाहे तैयारी हो चाहे तैयारी ना हो। मैं कह रही हूं 180 क्वेश्चंस में से अगर आपको 20 भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आपने 20 क्वेश्चंस को पढ़ना तो सीखा। तो सबसे पहली बात, अगर आपको नीट 2025 में अपनी दावेदारी को पक्का करना है तो टेस्ट से डरना छोड़ दो। कई बार बिना तैयारी के भी जाना पड़ता है, कई बार बुला लिया जाता है, भैया चलो सरहद पे चलने का समय आ गया है, तैयारी का समय नहीं है, भागो। वहां आपको अपना पावर प्ले देना पड़ता है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तब भी टेस्ट दो। तो टेस्ट बेटा देना बहुत जरूरी है। जितने भी टेस्ट, आपके टेस्ट प्लानर आपको मिल जाएगा। आपको पहले से ही ये पता होगा कि कौन सी फलाना तारीख में कौन सा टेस्ट होने वाला है, उसकी तैयारी पहले से रखना बिना बहाना बनाए, राइट। तो जो बैच में टेस्ट होंगे वो आपको देना है। हमारी AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको देने हैं। तो बेटा टेस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपको क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं ये समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हो, आप कितनी सिली मिस्टेक्स करते हो। और OMR शीट भरने में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं।
OMR शीट भरने में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो ये सब आप सीखोगे टेस्ट से। तो सबसे पहला वादा आज ही के दिन, अगर आपने सोच लिया है कि आपको नीट 2025 देना है, तो ये लेक्चर देखते हुए आज ही के दिन खुद से वादा कर लो, चाहे जान चली जाए, कुछ हो जाए, टेस्ट नहीं छोड़ने भाई। चाहे बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, तैयारी हो चाहे ना हो, टेस्ट देने हैं मुझे। पूरे पूरे क्वेश्चन पेपर में से 10 सवाल तो आते होंगे, वो देने हैं। अब ये सुन लो, पहली डरा नहीं रही हूं, सच्ची बोल रही हूं, जो बच्चा टेस्ट लगातार पूरे साल में नहीं देगा उसका सिलेक्शन की गारंटी नहीं है बेटा। जो बच्चा टेस्ट लगातार नहीं देगा, बिना रुके बिना थके नहीं देगा, उसकी गारंटी नहीं है। थ्योरी कितनी पढ़ लो, कितने रट्टे लगा लो, कितने सुंदर नोट्स बना लो, जब तक इस पे पकड़ नहीं होगी ना, सवालों पे पकड़ नहीं होगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, तब तक नहीं नीट क्लियर होना बेटा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, अब आती है बेसिस ऑफ नीट। भैया नीट का बेसिस क्या है? एनसीईआरटी है ना। अब तो पूरे भारत में एक ही जो है एग्जाम होता है, और वो कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। आजकल सारे टीचर एनसीईआरटी करते हैं, तो भैया एनसीईआरटी में कुछ होगा ही। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि एनसीईआरटी पढ़ने कैसे है। आजकल तो सभी यही चिल्ला रहे हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, पर भैया उसे पढ़ना कैसे है? किताब लेके बैठे, 2 लाइनें पढ़ी, आज मम्मी ने खाना तो अच्छा बनाया है। किताब लेके बैठे, 4 लाइनें पढ़ी, यार फिजिक्स के ना सवाल नहीं हो रहे, 4 लाइन, ऐसे दिमाग भाग रहा है। राइट? क्यों भागता है दिमाग? क्योंकि आप एनसीईआरटी को एक स्टूडेंट की तरह पढ़ते हो। रीड एनसीईआरटी लाइक एन एग्जामिनर। एनसीईआरटी को बेटा मेरे एक एग्जामिनर की तरह पढ़। एनसीईआरटी को एक एग्जामिनर की तरह पढ़ो। अगर एनसीईआरटी को एक एग्जामिनर की तरह पढ़ोगे ना, तो बेटा कभी भी बोर नहीं होगे। एग्जामिनर की तरह क्यों? क्योंकि आपको पेपर सेट करना है। अगर आप एक स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे ना, तो आपको लग रहा है आपने 10 लाइन पढ़ ली, आपको लग रहा है भैया मैंने 10 की 10 लाइन पढ़ ली। 10 लाइन में से 5 लाइन पढ़ी है तूने, 5 लाइन में तेरा दिमाग कहीं और था, और वो 5 लाइन तेरे को पता ही नहीं उसमें लिखा क्या है। तो स्टूडेंट की तरह मत पढ़, एग्जामिनर की तरह पढ़। ये सोच कि ये 10 लाइनों में से मुझे 4 सवाल बनाने हैं, और अगर ये सोच के अपनी एक कॉपी बनाओ, अपनी एक सेपरेट कॉपी बनाओ, नोटबुक बनाओ, जिसपे हेडिंग लिखो क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी सेल्फ मेड। ये मेरे खुद के बनाए सवाल है एनसीईआरटी से, खुद के, देख लो। तो एक बढ़िया सी सुंदर सी कॉपी बनाओ, उस पे लिखो क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। हर एक सब्जेक्ट की अलग कॉपी बनाओ, बॉटनी की अलग, जूलॉजी की अलग, जो है एनसीईआरटी केमिस्ट्री फिजिक्स की अलग। जब एनसीईआरटी उठाओ, आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद टारगेट बनाओ कि उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन भी बनाना है, मैच द कॉलम भी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी, इनकरेक्ट और करेक्ट वाले क्वेश्चन भी। जिस दिन आप ये कर लोगे ना, मजाल है कि एनसीईआरटी का एक शब्द भी आपकी नजरों से छूट जाए। समझ में आ गया? तो एनसीईआरटी स्टूडेंट की तरह नहीं, कैसे पढ़नी है? एग्जामिनर की तरह पढ़नी है, और खुद के क्वेश्चन खुद सेट करने हैं। फिर देखो तुम एनसीईआरटी कैसे तुम्हारे दिमाग में छप जाती है। एक एक पेज, एक एक लाइन, एक एक पेज का नंबर आपको रट जाना है। चलो आगे चलते हैं, और अपना आईना खुद बनो, खुद सीखो, खुद जानो। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, आजकल के बच्चों में ये चीज़ बहुत ही प्रेवलेंट हो गई है। हमें तो कोचिंग भी नहीं दी जाती थी, खुद टक्कर मारते थे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। आजकल के बच्चों को ऑनलाइन कंटेंट इतना है, हर कोई पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, इतना कंटेंट मिल रहा है कि बच्चों को लगता है मेहनत क्यों करनी है, खुद का दिमाग क्यों चलाना है, इतने सारे लोग पढ़ा तो रहे हैं, देख लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब तक खुद का दिमाग खर्च नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं मिलना जीवन में। क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है जब हमें स्पून फीडिंग कराई जाती है ना। अपने कोई दूसरे, अपने जो आप दूसरे के हाथ से खाना खाते रहोगे तो खुद के हाथ से खाना खाना कब सीखोगे? दिमाग चलाना सीखो, बनाओ एनसीईआरटी से सवाल, बनाओ अपनी एक कॉपी, देखते हैं कैसे एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। और कई बच्चे ये कहते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, मैडम अंग्रेजी समझ नहीं आ रही। कैसे नहीं आएगी बेटा? दोनों एनसीईआरटी लो, एनसीईआरटी हिंदी भी लो, एनसीईआरटी इंग्लिश भी लो, और साथ साथ दोनों को पढ़ो। क्योंकि बेटा मेडिकल कॉलेज में किताबें सारी जो हैं अंग्रेजी में होंगी, तो ये बहाना बिल्कुल छोड़ दो। कोई भी बहाना जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उसको नीट 2025 से आज शुरुआत कर रहे हो ना तैयारी की, तो अपने बहाने आज ही खत्म करो। सारे जो तुम्हारी सक्सेस में रोड़ा बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आज ही लात मारो, नहीं तो फिर रोते रह जाओगे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं, कुछ बहुत सारे सवाल पूछते हैं बच्चे, मैम नई एनसीईआरटी ले ले क्या? हमारे पास तो पुरानी है। नहीं लेना ज़रूरी है क्या? मैडम ले लो, अगर ले सकते हो, कोई आर्थिक तंगी आपके पास नहीं है, ले सकते हो तो बेटा आज ही ले लो। अगर आज से तैयारी शुरू कर रहे हो तो आज एनसीईआरटी, आपकी नई एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी आपके डेस्क पे होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। लेकिन अगर कुछ दिक्कत है, नहीं ले पा रहे हो, तो मैं आपको सब कुछ क्लास में बताऊंगी कि पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में क्या फ़र्क है और क्या आपको पुरानी एनसीईआरटी से काटना है।
तो अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे जानना है तो जान लेते हैं। काफी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बदलाव हुए हैं। 3 चीजें हुई हैं, कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है पूरी तरह, पूरा चैप्टर ही हटा दिया। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी बदलाव नहीं है, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बदलाव हैं। जैसे सबसे पहला बदलाव है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में टेक्सोनॉमिकल एड्स को हटा दिया गया है। चाहे तो आप साथ साथ इस लेक्चर को देख के अपनी पुरानी एनसीईआरटी से ये चीजें काट दो और पुरानी एनसीईआरटी अपने साथ रख लो, या फिर नई एनसीईआरटी खरीद लो। लिविंग वर्ल्ड से क्या चीज हटाई गई है? टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम, म्यूजियम, ये सब हटा दिया। बाकी और सब चीजें सेम है। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में जो पीछे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली साइकिल्स दे रखी थी वो हटा दी हैं, और एंजियोस्पर्म्स हटा दिया है, बाकी सब सेम है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस हटा दी हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, लेकिन वो आपको अभी नहीं हटानी है क्योंकि नई एनसीईआरटी में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, लीफ और स्टेम नहीं है, लेकिन एनटीए के सिलेबस में है, तो वो अभी मत हटाना, ठीक है। मॉडिफिकेशंस नई एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको पुरानी एनसीईआरटी से पढ़नी है, हम भी पढ़ाएंगे। दूसरी चीज, कुछ नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे पोएसी फैमिली, जैसे क्रूसीफेरी फैमिली, जैसे आपकी मालवेसी फैमिली। इन फैमिलीज को आपको पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आपको लेक्चर के दौरान पढ़ाया जाएगा। बाकी सब सेम है। एनाटॉमी, एनाटॉमी से सेकेंडरी ग्रोथ पूरा हटा दिया गया है। सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें आपको बताया गया है सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, बार्क क्या होता है, और डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह होती है, ये सब हटा दिया गया है। हालांकि इसकी थोड़ी सी डिटेल हम प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां से हटा दिया गया है फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन, ये 2 टॉपिक पूरी तरह हटा दिए गए हैं, एनटीए के सिलेबस में भी नहीं है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में से इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट हटा दिया गया है। इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला पार्ट आप जानते हो, हाइड्रार्च एंड जेरार्च सक्सेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह हटा दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्ट, ये 11th के चैप्टर्स हैं जो 2 हटाए गए हैं, और ये 3 12th के चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो यानी कि टोटल 5 चैप्टर्स पूरी तरह हटा दिए गए हैं। तो मजे आ गए, बल्ले बल्ले 5 चैप्टर्स हट गए रे। 5 चैप्टर्स बहुत होते हैं, जिसमें से ये तो काफी बड़े चैप्टर्स थे, तो 5 चैप्टर्स बहुत होते हैं, तो खुश मत हो जाना 5 चैप्टर्स हट गए, थोड़ा सिलेबस है। अरे भैया कंपटीशन भी तो बढ़ेगा, जितना पेपर आसान होगा, जितना सिलेबस कम होगा, कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो और टेंशन में आ जाओ कि जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनमें जी जान लगानी है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स बायोलॉजी में बच्चे क्या फेस करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट्स। मैम हम ना भूल जाते, एनाटॉमी में कहाँ पेरिसाइकिल है, कहाँ नहीं है, कहाँ सेल्स थिन है, कहाँ थिक है, भूल जाते हैं मैडम। कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड है, कौन सा पिरामिड अपराइट है, सब भूल जाते हैं मैम। याद नहीं रहता बायोलॉजी में। क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि बेटा आपने बायोलॉजी को पहले से ही अंडर एस्टिमेट किया है, पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते तो सब समझ में आता। मेरा तो मानना ये है बेटा कि अगर किसी चीज़ को आप पूरे मन से इंजॉय करके पढ़ रहे हो तो उसके रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब याद रहता है। गाने के जो लिरिक्स होते हैं कभी कॉपी पे लिख के याद किए, अपने आप याद हो जाता है। दूसरे दिन पूरा गाना गाते हो, मस्त गाते हो ना, क्यों? क्योंकि आपने उसे इंजॉय किया, आपके दिमाग ने उसे इंजॉय किया। तो इस तरह बायोलॉजी को इंजॉय करो, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, और फिर देखना रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये नीट का एग्जाम कोई यूपीएससी की तरह सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिखना आपको, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। जब 4 ऑप्शन देखोगे ना, और अगर तुमने किसी चीज़ को समझा है, पढ़ा है, उसे इंजॉय किया है, तो 4 ऑप्शंस देख के अपने आप याद आता है। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है ये, तो रटने की और याद रखने वाली टेंशन छोड़ दो। दूसरी चीज़, कंफ्यूजन होता है मैम, भूल जाते हैं, थ्योरी ना इंटरमिक्स हो जाती है हमसे। फिर मैम एग्जाम्पल्स याद नहीं होते, मैडम एग्जाम्पल्स भूल जाते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स, अरे भैया अब तो एग्जाम्पल्स बचे कहाँ हैं? जब हम लोग तैयारी करते थे ना, इतने एग्जाम्पल्स थे, इतने एग्जाम्पल्स थे कि लिटरली हम बैठ के रोया करते थे। अब एग्जाम्पल्स कौन से चैप्टर में बचे हैं भाई? 2-4 एग्जाम्पल्स प्लांट किंगडम में है जो एनसीईआरटी में गिवन है, ब्रायोफाइट्स के 4 एग्जाम्पल, टेरिडोफाइट्स के 4 एग्जाम्पल, जिनके बाहर नीट कभी देता नहीं। एग्जाम्पल्स तो ये कहानी, पहले तो एग्जाम्पल कहीं से भी दे दिया करता था, अब तो नीट सिर्फ वही एग्जाम्पल्स देता है जो एनसीईआरटी में होते हैं। मॉर्फोलॉजी से कहाँ पैराइटल प्लेसेंटेशन है, कहाँ सुपीरियर ओवरी है, कहाँ इंफीरियर ओवरी है, एनसीईआरटी के बाहर कभी कोई एग्जाम्पल नहीं आता। थोड़े बहुत तो गिने चुने एग्जाम्पल्स बचे हैं यार, उसमें भी बच्चे रोते हैं आजकल। और फिर ये तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है यार, ये भी कोई पढ़ने का है, बहुत सारे बच्चों में होता है। बच्चों में क्या, टीचर्स में होता है। बायोलॉजी भी कुछ पढ़ने की होती है यार, थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। आखिरी के 2 महीने में जान लगा देना, हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम दो,
फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत मन से पढ़नी है, उसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, आपको सॉल्व करनी है चीज़ें। लेकिन बायोलॉजी तो बेटा तुम्हारा आधार है। सोचो, ऐसा मकान जो तुमने ऊपर से बहुत खूबसूरत बना लिया, नींव उसकी कमजोर है, टिक जाएगा क्या वो मकान? बेटा नीट की जो नींव है ना, वो बायोलॉजी है। तो अगर तुम्हारी स्ट्रांग है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, और अगर तुम्हारी वीक है तो उसे जाने मत देना। 360 नंबर की अकेली है, ले डूबेगी लंका लगा देगी। तो पहले दिन से इसमें ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक? अब ये सारी दिक्कतों से बच्चा जो है जूझता है, एग्जाम्पल याद नहीं होते, भूल जाते हैं, थ्योरी तो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं आता, बोरिंग लगता है, हमें तो हो जाएगा, बायोलॉजी भी कुछ है क्या यार, ये प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को। अब इनका सोल्यूशन सुन लो। अब क्या सुन लो? सोल्यूशन सुन लो। डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट्स। मैं क्या कह रही हूँ, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ध्यान से सुनो समझो, और जब 4 ऑप्शन पढ़ोगे खुद याद आ जाएगा। क्यों रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो? जितना ज्यादा एफर्टफुली किसी चीज पे रट्टा मारोगे ना, उतना वो याद नहीं होनी। दिमाग कहेगा बक याद करवा रहा है मुझसे, बिल्कुल भी मजा नहीं आने का। अगर तुम ये अच्छा करके देखो, कोई गाना है तुम्हें पहले दिन बड़ा अच्छा लगा, और तुम उसके लिरिक्स जो है कॉपी पे लिखो, रट्टे मारो, तुम्हें गाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, और तुम 3-4 बार सुनो, मस्त होके अपने आप याद हो जाएगा। तो ऐसे बायोलॉजी नहीं कर सकते क्या यार? दिमाग में क्यों ये भर के रखते हो पहले कि वो तो रट्टे मारने हैं, उस पर तो रट्टे मारने हैं, तो दिमाग में पहले आ जाता है रट्टे मारने हैं। भाई बायोलॉजी में इंजॉय नहीं कर सकते हम, गाने की तरह इंजॉय करो ना यार, 3-4 बार सुनो समझो, अपने आप याद हो जाएगी। चलो, ओवर कॉन्फिडेंट रहना नहीं है, भले ही तुम जो है बायोलॉजी में 30 मार्क खानो। मैंने बहुत देखे अपने 11 साल के करियर में, ऑफलाइन कोचिंग में, जो बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में ओवर कॉन्फिडेंट समझते थे ना, कुछ भी पूछ लो मैडम, नीट में उनकी लंका लगी है सिर्फ बायोलॉजी की वजह से। एक बच्चा बहुत मेहनती 11वीं क्लास से मुझसे पढ़ा, वो मुझसे 11वीं में पढ़ा, वो मुझसे 12वीं में पढ़ा, वो मुझसे ड्रॉपर में पढ़ा, बहुत ही चहीता बच्चा मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री में जान लगा दी उसने, बायोलॉजी को ढीला छोड़ दिया। पता है कितने नंबर से रह गया था उसका सिलेक्शन? सोचो कितने नंबर से रह गया होगा? 1 नंबर से। क्यों? बायोलॉजी में लंका लग गई। बड़ा पछता है, मैडम सही कहते थे, आप बायोलॉजी को भी टाइम देना है, तो अभी से समझ लो। चलिए, अब बात समझ में ये आई हमारी कि मैम ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करें जी? इसका सोल्यूशन क्या है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं मैम, ये जो है ना ये बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूं मैम? इस दिक्कत को मैं कैसे सॉल्व करूं? मैं कितना भी याद करूं भूल जाता हूं। अरे भैया हम भूल जाते हैं यार, लेक्चर से पहले देखना पड़ता है। 11 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 11 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, और उससे ज़्यादा पढ़ते पढ़ते हो गए, मतलब बॉटनी खून में बह रही है, फिर भी हमें एक बार देखना पड़ता है बेटा। फिर तो तुम तो बच्चे ही हो, लेक्चर पे जाने से पहले हमें फिर भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। मेरे बच्चों, तुम तो बच्चे हो, तो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, भूलना दिमागी फितरत है, कोई मतलब बहुत शक्ति है दिमाग में, लेकिन ठीक है यार, पीछे होती जाती हैं चीजें, उन्हें आगे लाना है, बस इतना करना है। तो ऐसे चैप्टर्स जिसमें एग्जाम्पल बहुत हैं, जैसे मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर है, ये थोड़े लॉजिकल चैप्टर्स हैं, जहां पे आपको रट्टे देने दे रट्टे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि पूरी बायोलॉजी में रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे आपका मॉर्फोलॉजी हुआ, आप मॉर्फोलॉजी में भूल जाते हो कि मैडम कहाँ क्या होता है, भूल जाते हैं, है ना? हम भूल जाते हैं कि सुपीरियर ओवरी कहाँ है, इन्फीरियर ओवरी कहाँ है। हालांकि इसकी सारी ट्रिक्स आपको कहाँ बताई जाएंगी? लेक्चर में बताई जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी एग्जाम्पल्स बायोलॉजी में है, सब की ट्रिक आपको क्लास में बताई जाएगी, उस ट्रिक से आपको याद रहेंगे एग्जाम्पल्स। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपका पढ़ने वाला कमरा होगा, उसमें छोटे छोटे चार्ट पेपर खरीद लो। उन छोटे छोटे चार्ट पेपर्स पे वो सारी चीज़ें जिन्हें आप अक्सर भूला करते हो और जिनमें आपको कन्फ्यूजन होता है, उन छोटे छोटे चार्ट पेपर्स पे लिखकर अपनी दीवारों पे लगा दो, और आते जाते हर रोज देखते चलो, हर रोज देखते चलो। मैं कह रही हूं कि अगर तुम्हारी आंखें, हमारी आंखें जो देखती हैं, उसका सिग्नल कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? ब्रेन में। तुमने एक चार्ट पेपर लगा दिया और तुम डेली बस उसे देख रहे हो, तुम याद नहीं कर रहे, रट्टे नहीं मार रहे, बस उसे देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग ने फोटो खींच, तुम्हारी आंखों ने फोटो खींच के दिमाग पे छाप दी। जिस रास्ते से हम रोज जाते हैं, हम उसे जबरदस्ती याद नहीं करते, वो रास्ता हमें अपने आप याद हो जाता है। तो जो चीजें आपको मुश्किल लगती है, जिनमें आपको कंफ्यूजन है, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो चैप्टर कंफ्यूजिंग है, उनके चीजें लिखकर सनफ्लावर में इस तरह से चार्ट पेपर बना लो। पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन होती है भैया, सनफ्लावर में बेसल प्रेजेंटेशन होती है भैया। लगा के चार्ट पेपर पे रोज देखो, देखना भरे, बस रट्टे नहीं मारने। नहाने जा रहे हो, अच्छा देखते हुए चले गए, खाना खाने जा रहे हो, अच्छा देखते हुए चले गए। जब तुम्हारी आंखें रोज उसे देखेंगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हें याद ही रहेगा, बिना पता चले तुम्हें वो याद रहेगा। तो पहला सोल्यूशन एग्जाम्पल्स का और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स का ये है, इस तरह के चार्ट पेपर्स अपने पूरे कमरे में लगा दो, पूरा कमरा सजा दो,
ताकि रिश्तेदारों को, मेहमानों को सब पता चले, ओए होए बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। हाइपोडर्मिस डाइकॉट की कॉलनकाइमेटस है, हाइपोडर्मिस मोनोकॉट्स की स्क्लेरेनकाइमेटस है। रोज देखोगे ना, खुद याद हो जाएगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन समझ में आ गया? ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखना मत। चलो, ये सॉल्यूशन समझ में आ गया मैडम। अब बात आती है कि और क्या चीजें होती हैं बच्चों को जिनमें दिक्कत महसूस होती है। वो अदर प्रॉब्लम्स जो हैं, आ जाओ, ये तो सबके साथ है बेटा, ये तो मेरे साथ भी है आज तक, ये तो मेरे साथ भी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। कुछ बच्चे शुरू के 2 महीने में बहुत ही ज्यादा चीर देंगे, फाड़ देंगे, एम्स में फर्स्ट रैंक लेके आएंगे, कौन रोक देगा हमें। और 2 महीने के बाद चारों खाने चित। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से ही धीमी स्पीड पे चलते हैं खरगोश की तरह, और चलते ही रहते हैं पूरे साल, एंड तक पूरी जान लगाते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता बेटा, उनका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बच्चा जो एक ही स्पीड से पूरे साल पढ़ता रहता है, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, कोई टेस्ट मिस नहीं करता, कोई बैकलॉग नहीं करता, कोई लेक्चर नहीं छोड़ता, कोई बहाना नहीं बनाता। मुझे तो बुखार हो गया था जी, अभी मैंने एक छोटा सा जो है रील देखी, जिसमें शाहरुख खान ने बोला कि मुझे ऐसे लोगों से जलन होती है जो लोग सक्सेसफुल नहीं होना चाहते, अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं करना चाहते, क्योंकि वो दिमाग से रिलैक्स होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे जी रहे कीड़े मकोड़ों की तरह। लेकिन मुझे बहुत नींद नहीं आती, 4 से 5 घंटे सोता हूँ। बुखार होता है, अगर किसी पिक्चर को डेट दे रखी होती है तो भैया जाना है, उठ के बुखार हो जाए, मेरा भी मन करता है मैं घर पे रहूँ, रिलैक्स करूँ, किताब पढूं, अपने बच्चों के साथ खेलूँ। लेकिन मुझे एक बीमारी और है कि मुझे सक्सेसफुल रहना है। समझ में आ गया? और एक चीज बड़ी प्यारी लाइन बोली बंदे ने कि जुकाम, बुखार, दर्द, टेंशन, दुख शॉर्ट टर्म होता है, चला जाता है, लेकिन सक्सेस किसी के लिए वेट नहीं करती। मैं कह रही हूँ तुम्हें जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, तुम बीमार हो गए या घर में कोई दिक्कत हो गई है ना, ठीक, एक जेन्युइन बहाना है, तुमने बहाना नहीं बनाया, ये एक जेन्युइन बहाना है। पर बेटा सक्सेस तो तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगी ना। भले ही जेन्युइन बहाना हो, तुमने जेन्युइनली, तुम्हें बुखार हो, जेन्युइनली तुम्हारे घर में कोई दिक्कत हो, पर नीट 2025 क्या तुम्हारे लिए वेट करेगा कि भैया फलाने बच्चे के घर में ना यार सच में दिक्कत है, यार फलाना बच्चा ना यार सच में बीमार है। तो बहाने तो छोड़ दो, अगर सच में तुम्हारे साथ दिक्कत भी है ना, तो भी तुम्हें उसे ओवरकम करना पड़ेगा बेटा, उसे भी अपने रास्ते में मत आने दो। बुखार हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, लेक्चर अटेंड करेंगे, बैकलॉग नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, दवाई लेके ठीक हो जाएंगे। सब मन की बात होती है बेटा, सब कुछ मन, अगर अपना मन इतना मजबूत कर लो ना, तो तुम्हें कुछ भी फील नहीं होगा, ना तुम्हें डिप्रेशन होगा, ना तुम्हें एंजाइटी होगी, कुछ नहीं होगा। सच्ची बता रही हूँ, मन को मजबूत कर लो ना तुम्हें कोई दुख फील होगा, ना तुम्हें बुखार फील होगा, ना खांसी फील होगी, ना जुकाम। और जहां अपने मन को कच्चा करा, यार बुखार हो रहा है आज नहीं पढ़, और फिर अपने मन को झूठी तसल्ली दे दी, मैं क्यों नहीं पढ़ी क्योंकि बुखार हो रहा था, मैं क्यों नहीं पढ़ा क्योंकि आज ना मेरी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, देख लो भगवान जी हमारी गलती नहीं है, बुखार हुआ है हमें, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अगर हम खुद को ढलने देते हैं ना, और ऐसा नहीं कि आपके साथ होगा नहीं, ऐसा पूरे साल होगा, लेकिन आपको उसे ओवरकम करना है बेटा। किसी भी कारण को अपने और नीट के बीच में नहीं आने देना, क्योंकि नीट इंतजार नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पूरे साल बस ये बात ध्यान रखना कि बैकलॉग मत करना। अगर जहां चीजें इकट्ठी करना तुमने शुरू करी वहां दिक्कत होगी, तो पूरे साल एक जैसी स्पीड मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि 2 साल में भैया हवाइयां उड़ा दी, टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, फिर अचानक से टेस्ट देने भी छोड़ दिए, ढीले पड़ गए, तो फिर नहीं होता। मतलब मैं भी आज तक, मैंने अभी सोचा था वेट गेन कर लिया था बहुत ज्यादा, सोचा यार डेली एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा वेट घटाएंगे, 10 दिन करी, 11वें दिन फिर वही। तो ये दिक्कत हमारे साथ भी है, तुम्हारे साथ नहीं है बेटा, लेकिन बहुत डिटरमिन्ड होना पड़ता है, बहुत डिटरमिन्ड होना पड़ता है। अगर तुम्हें वाकई में कोई चीज़ जीवन में चाहिए ना, तो बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए उसके लिए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये इसीलिए मैंने इसको टॉप पे लिखा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। 10 दिन करके 11वें दिन छोड़ दो, कोई फायदा नहीं, चाहे तुमने ताकत लगाई हो। तुमने, मैं कह रही हूँ, 1 साल में से 6 महीने पूरे ताकत लगा के पढ़े हो, और अगले 6 महीने तुम ढीले पड़ गए, बेटा नहीं होगा सेलेक्ट। और पूरे साल तुम एक मॉडरेट स्पीड से पढ़ते रहे, हो जाएगा सिलेक्शन। एंजाइटी, डिमोटिवेशन, प्रेशर फील करना, कंसंट्रेशन का कम होना, ये सब क्यों होता है? मैडम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मैडम हमें बहुत टेंशन होती है, डिप्रेशन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, मैडम हमें ना मोटिवेशन नहीं आता, प्लीज़ हमें बैच में ना मोटिवेट कर दो, मैम हमारा ना कोई रूटीन सेट नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ों बच्चों को बड़ी दिक्कत देती है। अरे बाबू,
अगर तू रोज के रोज अपने मन को मजबूत करके अपना बेस्ट देगा ना, सच्ची में पता है मेहनत करके ना यार खुशी होती है, एक अलग सी एक्साइटमेंट सी होती है, और उस एक्साइटमेंट की वजह से आलस, नींद, दुख, दर्द सब गायब हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। तो अगर तुम हर रोज सही मायनों में मेहनत करोगे, अपना 100% दोगे और अपने मन को मजबूत रखोगे, ये चीजें ना, ये चीजें, ये एंजाइटी, डिमोटिवेशन, पुअर कंसंट्रेशन, ये सब गायब हो जाएगा। फिर बात आती है रूटीन की। रूटीन बनाना भी बहुत मुश्किल है। आप एक टाइम टेबल बनाते हो, आप उसको फॉलो करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम हर दिन 100% अपना रूटीन और टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे, लेकिन अगर 60 से 70% भी तुम जान लगा के अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो तो बहुत है बेटा। भगवान नहीं हो तुम, इंसान ही हो। तो ठीक है, कभी कभी रूटीन गड़बड़ा गया या कभी कभी नहीं हो पाया तो अगले दिन उसको कवर अप कर लो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके, लेकिन कोशिश करो कि 60 से 70% अपने टाइम टेबल और रूटीन को फॉलो कर पाओ। मोटिवेशन की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम मेहनत कर रहे हो तुम खुद ही मोटिवेटेड रहोगे। ठीक, एंजाइटी, टेंशन सब गायब हो जाएगा, सब। अपने सब्जेक्ट को इंजॉय करो। जब भी लेक्चर अटेंड करने आओ तो ये मत सोचो यार लेक्चर में भी जाना है, खुश होके जाओ यार लेक्चर में जाना है, चलो। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, फिर देखना कैसे मजे आने वाले हैं तुम्हें। चल, फिर ये चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना, बहुत प्यारी है। आजकल ना बच्चों में एजुकेशन का स्ट्रेस होने लगा है, नहीं हो रहा, माँ बाप का प्रेशर है, चलो कर लेते हैं सुसाइड। इतनी खूबसूरत जिंदगी खो दी एक छोटी सी चीज के लिए। शिक्षा क्या है बेटा? शिक्षा है जो आपको बेहतर इंसान बनाए, आपको खुश कर दे, आपको जीवन में संतुष्ट रखे, आपको उसकी वजह से सक्सेस मिले, आप बेहतर इंसान बनो। ये है शिक्षा, ये है एजुकेशन। तो शिक्षा, एजुकेशन शुड मेक यू चिल नॉट किल। शिक्षा के बाद तुम एक ऐसी बेहतरीन पर्सनैलिटी बन जाने चाहिए कि अगर कहीं खड़े हो जाओ ना जाके 10 लोगों में अलग ही चमको। ये है शिक्षा। ये नहीं है हमें ना टेंशन हो रही है, छोटे छोटे 17 साल के बच्चे, हमें ना बहुत टेंशन हो रही है, हमें ना मर जाने का जी कर रहा है हमसे ना। शिक्षा का मतलब मारना होता है क्या बेटा? नहीं तुम्हारे बस की हो रहा, कुछ और कर लो, कोई बात नहीं। सब एक जैसे नहीं होते, पर मरना जरूरी है क्या? टेंशन लेना जरूरी है क्या? छोटी सी जिंदगी है, अगर हर रोज सुबह उठ के मुंह लटका लोगे, रोते रहोगे, डिप्रेशन में आते रहोगे, कैसे चलेगा भाई? कैसे चलेगा? बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे तो जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी। तो ध्यान रखना बेटा, शिक्षा खुशी देती है, दुख नहीं। अगर तुम्हें दे रही है ना दुख, तो मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो, कुछ और कर लेना। ठीक, चलिए। तो एक चीज ये मेरा लाइफ में फंडा रहा है बेटा, और इसी फंडे की वजह से बहुत सारी परेशानियां झेलकर मैं आज यहाँ हूँ। मैं आज यहाँ हूँ, बहुत ही छोटे से मामूली से घर से आती थी, लेकिन वो सारी चीजें झेल कर, उन सबको सरपास करके, हम 3 बहनें, हमारा भाई नहीं है तो हम पे दया की जाती थी, हम 3 बहन, भाई नहीं है इनका। एक कंजर्वेटिव फैमिली से, बिल्कुल गांव खेड़े की फैमिली से हम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ना, सिर्फ अपनी इसी फिलॉसफी की वजह से खड़ी हूँ। और ये मैं मतलब फेंक नहीं रही हूँ, सही मायनों में। अगर ये फिलॉसफी तुमने अपना ली ना बेटा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जीवन में। पढ़ो फिलॉसफी क्या है, जो करो पूरे मन से करो, वरना जाने दो। वैसे भी बेमन की चीजों में किसे सफलता मिली है? अगर तुम बेमन कोई काम कर रहे हो ना बेटा, कोई ना तुम्हारी कद्र करता है, तुम खुद की कद्र खुद नहीं करते, और उसमें सफलता तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये तो पहले से तय है। तो अगर तुम नीट की तैयारी करना चालू कर रहे हो और उसे बेमन के करोगे, आधे मन से करोगे, तो छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। क्योंकि उसका एंड रिजल्ट मैं पहले ही तुम्हें बता देती हूँ, नहीं मिलेगी सक्सेस, नहीं होगा नीट क्लियर। लेकिन हाँ, तुम उसे खुश होकर पूरे मन से पूरी जान लगा के कर रहे हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तो बस ये फिलॉसफी याद रखना बेटा। जरूरी नहीं सारे बच्चे एक जैसे हो, घर वाले प्रेशर दे रहे हैं, उनको बोल दो नहीं मेरे लिए नहीं है, प्लीज मुझे प्रेशर मत दो, मुझे वो करने दो जो मुझे करना है। अपने अंदर इतना गूदा रखो, इतनी ताकत रखो कि आज ही अपने घर वालों को बता दो नहीं करना हमें नहीं। लेकिन अगर करना है तो फिर पूरा मन लगा के करो, और नहीं मन लगा के कर रहे हो तो अपना 1 साल बर्बाद मत करो, नहीं मिलेगी सफलता। ठीक, चलिए। 4 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की। पहले वो जो पूरी साल मेहनत करते हैं, एंड तक करते हैं, सिलेक्शन 100% होगा, पूरे साल टेस्ट देते हैं, कोई बैकलॉग नहीं करते। अगर गलती से कभी कोई बैकलॉग हो भी गया तो जान लगा के 2 घंटा कम सो के उसे पूरा करते हैं, टेस्ट देते हैं, मेहनत करते रहते हैं, सिलेक्शन होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू में थोड़े ढीले हो जाते हैं, लेकिन बाद में पेस पकड़ के उसको कवर अप कर लेते हैं और फिर मेंटेन रहते हैं, होगा।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत भूल जाते हैं, हम तो करेंगे भैया, कोई रोक नहीं सकता हमें, और एंड में छोड़ देते हैं, तो बहुत मुश्किल है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं, बस रोते रहते हैं, उनको तो भगवान ही बचाए। चलिए, तो बेटा ये थी कहानी। अगर ये सब चीज़ें समझ लोगे, जान लोगे, तो शायद आपकी जर्नी आसान हो जाए। मुझे उम्मीद है कि जो सब बातें मैंने आज की इस छोटे से डिस्कशन में बोली आपको मदद करेगी। बाकी सारी बातें हम बैच के अंदर डिस्कस करेंगे और पूरे साल डिस्कस करेंगे, और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है बॉटनी में। और आपको इस तरह की बातें जानने को मिलेंगी जो आपको शायद पहले कभी ना मिली हों। तो शिक्षा आपके जीवन में सुधार लाना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं। इसी फिलॉसफी के साथ हम बैच में पढ़ेंगे, तो आना ज़रूर। ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024 ऑल्सो। और जो नीट 2024 के लिए एम कर रहे हैं, आज ही से आ जाओ, लग के तैयारी करेंगे। चलिए, साइनिंग ऑफ, योर बॉटनी मेंटोर अर्चना राठी। मिलते हैं बैच में। लव यू ऑल।